अब इमेज एलिमेंट का क्या काम होता है? इमेज एलिमेंट हमारी पेज के ऊपर किसी इमेज को ऐड करने के लिए यूज होता है। इमेज एलिमेंट को ऐड करने के लिए हम अपने इमेज टैग को यूज करते हैं, और मेरा जो इमेज टैग होता है वो एक सिंगल टैग होता है। अभी तक जितने भी टैग्स को हम पढ़ते आए हैं, जैसे मेरा H1 टैग हो गया जो इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे मेरा पैराग्राफ टैग हो गया जो इस तरीके से लिखा जाता है, या मेरा एंकर टैग हो गया जो इस तरीके से लिखा जाता है, ये सारे के सारे मेरे पेयर वाले टैग हैं। पेयर टैग कहने का मतलब है कि इनमें ओपनिंग टैग अलग होता है, क्लोजिंग टैग अलग होता है, तो दो टैग्स के पेयर को बनाकर एक सिंगल एलिमेंट हमारे पास बनता है। पर जो मेरा इमेज एलिमेंट का टैग होता है वो एक सिंगल टैग होता है। सिंगल यानी इसमें कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, सिर्फ हम ओपनिंग टैग लिखते हैं और बीच के एट्रीब्यूट्स को लिख रहे होते हैं। तो इसीलिए ये थोड़ा सा अलग टाइप का टैग है। पर सिर्फ इमेज टैग हमारा सिंगल टैग नहीं होता, इसके अलावा हम लाइन ब्रेक टैग या हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरीके के काफी सारे डिफरेंट टैग्स पढ़ेंगे जो खुद में अपने आप में सिंगल टैग्स होते हैं। अब सिंगल टैग्स में सिर्फ ओपनिंग टैग लिखा जाता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता। इमेज टैग को लिखने के लिए भी हम इसका सिर्फ ओपनिंग टैग लिखते हैं। इमेज एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए या पेज के ऊपर इमेज को बनाने के लिए हम इमेज टैग को लिखते हैं और फिर उसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स को लिखते हैं। पहला एट्रीब्यूट है हमारा सोर्स एट्रीब्यूट। सोर्स एट्रीब्यूट बताता है कि जो भी आप इमेज अपने पेज पर डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं उसका लिंक क्या है। तो यहीं पर दोबारा से हम दो तरीके के लिंक को इंसर्ट कर सकते हैं। रिलेटिव लिंक कहने का मतलब है वो लिंक जो हमारे फोल्डर पर या हमारी किसी फाइल के अंदर ऑलरेडी लिखा गया है। जैसे अगर मैंने image.png कोई इमेज ली है तो वो इमेज मेरे फोल्डर के अंदर ही एग्जिस्ट करती होगी। और दूसरा एट्रीब्यूट हमारे पास होता है ऑल्ट एट्रीब्यूट। ऑल्ट एट्रीब्यूट का मतलब होता है एक ऑल्टरनेटिव नाम। ऑल्टरनेटिव नाम कहने का मतलब है कि कभी कभार ना इंटरनेट डाउन हो जाता है, कभी कभार हमारी वेबसाइट थोड़ी सी स्लो हो जाती है, या फिर मान लीजिए हमारा कनेक्शन उतना ज़्यादा सुपर फास्ट नहीं है, या फिर जो इमेज हमें एक्चुअली पेज पे दिखनी चाहिए थी वो डिलीट हो गई। तो ऐसे केसेस में हम एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट वहाँ पर दिखा देते हैं कि यहाँ पर इमेज तो अभी अब नहीं दिखा पा रहे, इमेज हमारे पेज के ऊपर नहीं दिख सकती, तो किस चीज़ की इमेज थी वो बताने के लिए हम अपने ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। तो हम इमेज टैग बनाएंगे, उसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स को यूज़ करेंगे। सबसे पहले इमेज को दिखाने के लिए हमारे पास एक एक्चुअल इमेज होनी भी चाहिए। तुम कोई भी रैंडम इमेज अपने इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमें आयरन मैन की कोई इमेज डाउनलोड करनी है, तो आयरन मैन की अगर हम चाहें तो ये वाली इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। डबल क्लिक करके सेव इमेज, या जो भी आपका प्रोसेस होता है आप कहीं से भी कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। इमेज को हम कहाँ पर स्टोर करने वाले हैं? मैं अपने श्रद्धा कापरा नाम के फोल्डर के अंदर ही इस इमेज को स्टोर करूंगी। ये जो मेरी इमेज है इसको मैं अपने फोल्डर के अंदर दिखाऊंगी। तो इसे हम कर लेते हैं, लेट्स कॉल इट ironman.jpeg। तो ironman.jpeg ये एक इमेज है जो मैंने डाउनलोड कर ली है। कौन से फोल्डर में डाउनलोड करी है? अपने श्रद्धा कापरा नाम के फोल्डर में डाउनलोड की है, और ये वही सेम फोल्डर है जिसके अंदर मेरी ये helloworld.html फाइल लिखी हुई है। तो आपकी इमेज और आपकी फाइल सेम फोल्डर के अंदर होनी चाहिए। अगर आप विंडोज पर काम कर रहे हैं और जब आप डाउनलोड कर रहे हैं किसी भी इमेज को, हम किसी भी रैंडम इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं, अभी कॉपीराइट की फिक्र नहीं करनी। पर अगर वो इमेज डाउनलोड्स वाले फोल्डर के अंदर डाउनलोड हुई है, लोकल ड्राइव सी के अंदर या कहीं भी जाकर डाउनलोड हुई है, सबसे पहले आपको उस इमेज को helloworld.html जहां पर आपने ये फाइल बनाई है वहीं पर आपको उस इमेज को डालना पड़ेगा। जैसे अभी हमने क्या किया है, ये मेरी ironman.jpeg एंड यहाँ पर आकर मेरी helloworld.html की फाइल आ जाती है। तो दोनों जो चीज़ें हैं वो सेम फोल्डर के अंदर हैं, तभी ये चीज़ वर्कआउट करेगी, नहीं तो आपके पास एरर आ जाएगा। तो अपनी इमेज को अब दिखाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इमेज टैग। सोर्स की अगर बात करें तो सोर्स को हम लिख सकते हैं, हमने क्या नाम दिया था इमेज का? ironman.jpeg। जो एग्जैक्ट नाम है इमेज का वो पूरा का पूरा नाम यहाँ पर आना चाहिए, इसीलिए हमने रीनेम किया था ताकि उस इमेज को छोटा नाम दे सके। और ऑल्ट में हम लिख सकते हैं कि किसकी इमेज है, ये हम आयरन मैन की इमेज डिस्प्ले कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो मेरा सिंगल टैग होता है उस टैग के अंदर कंटेंट नहीं होता। जैसे अगर मेरा एंकर टैग था, एंकर टैग में दोनों टैग्स क्लोजिंग और ओपनिंग टैग के बीच में हम कुछ टेक्स्ट लिख पाते थे, या फिर पैराग्राफ में हम कुछ टेक्स्ट लिख पाते हैं, H1 में हम कुछ टेक्स्ट लिख पाते हैं। पर इमेज टैग सिंगल टैग होता है तो इसमें कोई टेक्स्ट नहीं होता। इसे कर लेंगे सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, मेरी ये बड़ी सी आयरन मैन की इमेज यहाँ पर आ गई है। अब हम एक छोटा सा जुगाड़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो और एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक होता है मेरा हाइट एट्रीब्यूट, यहाँ पर मैं 100 px लिख रही हूँ। एक होता है मेरा विड्थ एट्रीब्यूट, यहाँ भी मैं 100 px लिख रही हूँ। सेव
रिफ्रेश। तो क्या हुआ, ये इमेज बहुत छोटी सी होकर आ गई। ये जो है इसको जुगाड़ कहते हैं। एक्चुअली जब हम प्रैक्टिकली प्रोफेशनल तरीके से कोड करेंगे तो हाइट और विड्थ को हम एट्रीब्यूट की तरह यूज़ नहीं करते। हाइट और विड्थ सेट करने के लिए हम हमेशा CSS को यूज़ करते हैं, पर क्योंकि अभी तक हमने CSS को पढ़ा नहीं है तो यहाँ ये PX क्या है, PX का मतलब पिक्सल्स होता है। इनको भी हम बाद में जाके सीख रहे होंगे कि पिक्सल्स का मतलब एक्चुअली होता क्या है। इसको 100 की जगह लेट्स गिव इट 300, तो ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी मेरी इमेज। सेव, रिफ्रेश। तो इस तरीके की इमेज जो है वो मेरे पेज के ऊपर मुझे डिस्प्ले होकर दिख सकती है। अब अगर कुछ ऐसा हो जाए कि हम यहाँ पर इमेज का जो है गलत नाम दे दें या फिर कोई गलत लिंक दे दें, लेट्स सपोज मैंने इसको बोल दिया ironman2.jpg, तो अगर आपने गलत नाम दिया होगा ना, अब अगर इसे रिफ्रेश करें तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं देगा। इस तरीके का आपको सिंबल दिखेगा। ये जो होता है सिंबल, ये सिंबल आपने कई बार देखा होगा अगर इंटरनेट स्लो होता है या कोई एरर आ जाता है तो। एंड उसके बाद आपको ये चीज़ दिखाई दे रही होगी आयरन मैन इमेज। ये एक्चुअली मेरा ऑल्टरनेट टेक्स्ट है। तो बेसिकली जब इंटरनेट नहीं होता और इमेजेस नहीं दिख पाती तो उस टाइम पर ऑल्टरनेट टेक्स्ट बताता है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर एक आयरन मैन की इमेज होनी चाहिए थी जो अभी दिखाई नहीं दे रही। अब जब भी हमारे पास HTML का कोड होता है और उसके अंदर हम अपनी इमेजेस को ऐड करना चाहते हैं तो उसको करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि हम कोई भी एक फोल्डर बना लें। लेट्स सपोज अपने श्रद्धा खापरा नाम का ये जो फोल्डर है जिसके अंदर अभी तक हम कोडिंग करते आए हैं, उसके अंदर मैंने एक फोल्डर बना लिया। इस फोल्डर को हम नाम देने वाले हैं क्लासरूम। मैंने इसे क्लासरूम फोल्डर नाम दे दिया। अब क्लासरूम फोल्डर को ओपन करने के लिए हम जा सकते हैं VS कोड के ऊपर, फाइल, यहां से हम क्लिक करेंगे ओपन पर। ओपन पर हमारी पूरी जो फाइल का पूरा हायरार्की है कंप्यूटर में वो दिखाई देने लग जाएगा। तो जो क्लासरूम फोल्डर हमने बनाया है इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो अभी क्या हुआ, VS कोड के अंदर मेरा पूरा क्लासरूम फोल्डर खुल गया है। इसे हम यहाँ पर वेलकम को हटा देते हैं। तो ये जो VS कोड है, इस सबसे लेफ्ट मोस्ट, ये जो सबसे टॉप पे आइकन होता है, ये हमारा एक्सप्लोरर आइकन होता है। इससे सारी की सारी फाइल्स वगैरह में दिखती हैं अपने करंट फोल्डर की। तो अभी VS कोड के अंदर इस पर क्लिक करेंगे तो हमें पता चलेगा हमारा क्लासरूम नाम का फोल्डर खुला हुआ है। तो आप भी इस तरीके से एक फोल्डर बना सकते हैं। इस फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, index.html नाम की एक फाइल बनाएंगे। तो हमने क्लासरूम के अंदर index.html नाम की एक फाइल बना दी। अब हम इसको हेलो वर्ल्ड नहीं कह रहे, अब हम इसको index.html कह रहे हैं। इसका नाम इंडेक्स ही क्यों है, तो इंडेक्स एक स्पेशल नाम होता है जो हम अपनी मेन HTML फाइल को देते हैं जब भी हम बड़ा सा प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं। तो हमने शुरुआत में ही इसको index.html फाइल दे दिया है नाम। यहाँ पर हम चाहें तो बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर सकते हैं, इसे सेम टाइटल दे सकते हैं, टैग्स इन HTML, सेफ। एंड इसके अंदर अब अपना इमेज टैग जो है उसको क्रिएट कर देते हैं। अब इमेज टैग क्रिएट करने के लिए हमारे फोल्डर के अंदर कोई इमेज भी होनी चाहिए, पर अभी हमारे फोल्डर के अंदर कोई इमेज नहीं है। तो इमेज को ऐड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पुराने फोल्डर में गए, ये जो हमारी आयरन मैन की इमेज है इसको कॉपी कर लिया और हमारा जो फोल्डर था, क्लासरूम फोल्डर था, उसके अंदर पेस्ट कर दिया। आप भी अगर विंडोज सिस्टम पर काम करें या किसी और सिस्टम पर काम करें तो उसके अंदर आपको फोल्डर्स बनाना तो आता ही होगा। सिंपली हम कहीं भी जाकर राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर या फोल्डर ऐड फोल्डर का हमारे पास ऑप्शन आता है, हम फोल्डर बना सकते हैं। उसके अंदर एक index.html फाइल VS कोड से क्रिएट कर लेंगे और अपनी जो भी इमेज हमने डाउनलोड की है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके या कॉपी पेस्ट करके आप इस फोल्डर के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास दो चीजें हो गई, एक हमारी HTML फाइल, एक हमारी इमेज। अब यहाँ पर जैसे ही आपने वहां इमेज का ऐड कर दी, VS कोड के अंदर ऑटोमेटिकली हमारी जो इमेज है वो दिखने लग जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास इमेज आ गई, index.html आ गई। अब हम अपने इमेज टैग के अंदर सोर्स में इसका लिंक लिख सकते हैं, विच इज ironman.jpeg एंड ऑल्टरनेट में लिख देते हैं आयरन मैन इमेज। इसे कर लेते हैं सेव और यहाँ से इसे क्लिक करके लेफ्ट वाला पोर्शन जो है उसको हटा सकते हैं। अब आपके VS कोड के ऊपर जब भी HTML फाइल होती है हमारे पास इस तरीके का एक ऑप्शन आता है जिसको क्लिक करने से क्या होगा, ब्राउजर की जगह हमारे VS कोड के ऊपर ही चीज़ें खुलने लग जाएंगी। बट इसको हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, हम मोस्टली ब्राउजर को यूज़ करने वाले हैं। तो हमारी ये जो index.html फाइल थी कहाँ पर थी, मेरे इस क्लासरूम नाम के फोल्डर में थी। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये टैग्स इन HTML खुल जाएगी। मेरी पुरानी फाइल क्या थी, पुरानी फाइल ये थी जो डायरेक्टली श्रद्धा खापरा फोल्डर के अंदर थी। नई फाइल क्लासरूम फोल्डर के अंदर आ रही है। पुराने वाले को क्लोज कर देते हैं, ये मेरी नई इमेज आ गई। यहाँ पर HTML कैपिटल L कर देते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी फाइल के अंदर कोई भी इमेज ऐड कर सकते हैं। बट ये हमेशा याद रखना है कि अगर बेटर तरीका ये होगा कि जब भी हमें इमेज ऐड करनी हो उसको सेम फोल्डर के अंदर ऐड करें जो हमारे index.html का है। वरना अगर इमेज किसी और फोल्डर में होगी तो यहाँ पर जो सोर्स में लिंक हमें लिखना पड़ेगा, हमारा रिलेटिव लिंक, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कुछ केसेस में आपके एरर आएंगे, तो मैं नहीं चाहती कि आप वो एरर्स अभी फेस करें। अभी के लिए डायरेक्टली उसी फोल्डर के अंदर हम अपनी इमेज को ऐड कर रहे होंगे।
अब एक और सेकंड तरीका होता है इमेज एलिमेंट को ऐड करने का, जिसमें हम क्या करते हैं, सोर्स के अंदर अपने एब्सोल्यूट यूआरएल को यूज करते हैं। यूआरएल यानी लिंक। तो अभी तक हमने रिलेटिव लिंक यूज किया था, यानी इमेज हमारे कंप्यूटर के अंदर ही थी, हमारे फोल्डर के अंदर ही थी। बट अब हम ऑनलाइन इमेजेस को देखने वाले हैं। जैसे अगर हम ऑनलाइन जाएं और अभी अगर लेट्स से हमें कैप्टन अमेरिका की अगर हमें ये वाली इमेज जो है इसको ऐड करना है, या फिर लेट्स से इस इमेज को ऐड करना है, तो इस इमेज को ऐड करने के लिए डबल क्लिक जब भी हम करेंगे ना इमेजेस के ऊपर इंटरनेट पर, तो यहाँ पर हमारे पास एक लिंक आएगा, कॉपी लिंक एड्रेस, या एक ये कॉपी इमेज एड्रेस। लिंक एड्रेस का मतलब होगा इस पूरे जो पेज है, इंफॉर्मेशन है, उसका लिंक, पर हम इमेज का एड्रेस है इसको कॉपी करेंगे। कॉपी इमेज एड्रेस पर मैंने क्लिक कर लिया, इसको कॉपी करके अब हम सोर्स में जाकर ironman.jpg की जगह इस लिंक को कर देंगे पेस्ट, इसे कर देंगे सेव। अब ये क्या है, ये एक बड़ा सा लिंक है, इंटरनेट के ऊपर जो होस्टेड इमेज है ये उसका बड़ा सा लिंक है। इसे सेव कर दिया और यहाँ पर जाकर अपने टैग्स इन HTML को रिफ्रेश कर दिया। तो अब क्या हुआ, पेज रिफ्रेश हुआ और यहाँ पर यही सेम इमेज जो यहाँ पर थी वो अब मुझे अपने पेज के अंदर दिखाई दे रही है। पर अगर ये इमेज इंटरनेट से डिलीट हो गई तो मेरे पेज के ऊपर से भी इमेज डिलीट हो जाएगी। तो ये डिफरेंस होता है रिलेटिव में, जो आप इमेज ऐड करते हैं क्योंकि वो आपके कंप्यूटर के ऊपर है, उसके डिलीट होने के चांसेस कम है, तो वो हमेशा दिखाई देगी। जबकि अगर आपने इंटरनेट से कोई रैंडम इमेज उठाई है तो वो इंटरनेट वाली इमेज कभी भी डिलीट हो सकती है, तो वो आपके पेज से भी कभी भी डिलीट हो जाएगी। तो दोनों तरीके की इमेजेस हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग केसेस के हिसाब से अलग अलग इमेजेस हमारे पास ज्यादा सूटेबल होंगी। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं एक छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है क्रिएट एन अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ 3 फ्रूट्स। तो यहां पर आपको क्या करना है, हमें 3 फ्रूट्स की एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है, जिसमें 3 फ्रूट्स हैं हमारे पास, एप्पल, ऑरेंज एंड मैंगो, दैट ऑल्सो शोज लिंक्स टू देयर पिक्चर्स। यानी यहां पर मुझे ऊपर तो लिखना है लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, तो ये मोस्ट प्रोबेबली जो है हमारी H1 हेडिंग हो जाएगी। फिर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट की फॉर्म में तीनों फ्रूट्स के नाम लिखने हैं, एंड उसके बाद इस तरीके से एक टेक्स्ट मुझे लिखना है जो उस फ्रूट की पिक्चर तक मुझे लेकर आए। तो जब भी हमें कोई लिंक क्रिएट करना होता है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एंकर टैग्स को क्रिएट करना पड़ेगा, और एंकर टैग्स को क्लिक करने से हम इंटरनेट पर किसी भी एप्पल की, ऑरेंज की, मैंगो की, फ्रूट की पिक्चर पर चले जाएंगे। तो इस तरीके की एक्टिविटी हमें करनी है। तो इसके कोड से पहले मैं आपको बिल्कुल अर्ज करूंगी यहाँ पर वीडियो पॉज करनी है और खुद से ये चीज इंप्लीमेंट करने का ट्राई करना है, उसके बाद हम डायरेक्टली सॉल्यूशन को आकर देख सकते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए index.html में सबसे पहले तो बॉइलर प्लेट कोड जनरेट करते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, सेव। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो अपनी H1 हेडिंग को बनाते हैं। H1 हेडिंग के अंदर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, इसे कर लेते हैं सेव एंड यहाँ पर रिफ्रेश। तो ये मेरी लिस्ट ऑफ फ्रूट्स डिस्प्ले हो गया। फिर मुझे एक्चुअल फ्रूट्स की लिस्ट बनानी है। तो फ्रूट्स की लिस्ट के अंदर पहले एप्पल आता है, फिर ऑरेंज आता है, फिर मेरे पास मैंगो आता है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हम यूज करेंगे अपना UL टैग, जिसके अंदर हर एक लिस्ट आइटम के लिए हम लिखने वाले हैं LI, लिस्ट आइटम टैग को। सबसे पहले मेरे पास एप्पल आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास यहाँ ऑरेंज आ जाएगा, एंड उसके बाद लिस्ट आइटम में हमारे पास यहाँ पर मैंगो आ जाएगा। इसको कर लेंगे सेव, रिफ्रेश। तो इस तरीके से तीनों आइटम्स आ गए मेरी लिस्ट के अंदर। अब तीनों आइटम्स के साथ मुझे क्या करना है, इनको इनकी पिक्चर्स के साथ लिंक करना है। तो पिक्चर्स के साथ लिंक करने के लिए लिस्ट आइटम टैग के अंदर ही हम क्या कर सकते हैं, एक एंकर टैग बना सकते हैं। तो हम एक एंकर टैग क्रिएट कर लेते हैं। एंकर टैग के अंदर हम लिख सकते हैं C एंड एप्पल, सेव, रिफ्रेश। पर अभी ये सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट दिखाई देगा। अभी हमने क्या नहीं लिखा, इसका href नहीं लिखा। href के अंदर मुझे एप्पल का लिंक डालना पड़ेगा। तो हम इंटरनेट पर जाकर कोई भी एप्पल की जो इमेज है उसे सर्च कर सकते हैं। तो फ्रूट लिख देती हूँ, लेट्स सपोज ये वाली इमेज या ये वाली इमेज हमें डिस्प्ले करानी है। डबल क्लिक किया, इसका कॉपी इमेज एड्रेस किया, एंड इस तरीके से यहाँ पर इसे कर सकते हैं सेव। तो ये लंबा सा लिंक यहाँ पर आकर पेस्ट हो गया। ऑरेंज के लिए भी सेम चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं CN ऑरेंज, और यहाँ पर href के अंदर ऑरेंज की कोई भी जो पिक्चर होगी उसे सर्च कर लेते हैं, ऑरेंज इमेज। इसको क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, एंड यहाँ पर कॉपी इमेज एड्रेस। तो href के अंदर ये चला जाएगा। एंड उसी तरीके से एक और एंकर टैग क्रिएट कर लेंगे, C मैंगो। इसके लिए भी href का एक लिंक ढूंढ देते हैं। यहाँ पर सर्च करते हैं मैंगो की पिक्चर के लिए, ये वाली पिक्चर हम डिस्प्ले करा सकते हैं। डबल क्लिक, यहाँ पर कॉपी इमेज एड्रेस, एंड यहाँ पर पेस्ट। इस तरीके से तीनों इमेजेस जो हैं इनके लिंक यहाँ पर आ गए, बड़े से लिंक्स। इसे कर लेते हैं सेव एंड मेन पेज पर जाकर रिफ्रेश। तो क्या हुआ, एप्पल आ गया, उसके बाद एप्पल की इमेज
और जैसे इसको क्लिक करेंगे वैसे क्या होगा, एप्पल की इमेज आ जाएगी। यहाँ से हम बैक जा सकते हैं, ऑरेंज को देखना चाहते हैं तो ऑरेंज वाली इमेज के हम लिंक पर चले जाएंगे, बैक जा सकते हैं। मैंगो को देखना चाहते हैं तो मैंगो वाले हम इस लिंक पर चले जाएंगे बैक। तो इस तरीके से हम अपने डिफरेंट टैग्स को क्रिएट करके एक यूजफुल इंफॉर्मेशन टाइप की लिस्ट बना सकते हैं। ऑल्दो ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं है देखने में और कोई प्रैक्टिकल भी नहीं है। मान लो छोटे 5 साल के बच्चे को अगर यूज़ करना है, वो एप्पल जानना चाह रहे हैं एप्पल कैसा दिखता है, मैंगो कैसा दिखता है, तो उसके लिए शायद ये वेबसाइट परफेक्ट होगी। बट यहाँ से हमें एक बेसिक आइडिया लग गया कि लिस्ट को या फिर एंकर टैग को, इनफैक्ट इमेज हम यहाँ पर साथ में ऐड कर सकते हैं कि एप्पल के साथ ही उसकी इमेज दिख जाए। इस तरीके से टैग्स को मिक्स एंड मैच करके कैसे अपनी डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को सिंगल पेज के अंदर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टैग जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं ये है मेरा BR टैग। अगर हमारे पास कोई बड़ा सा पैराग्राफ होता है जिसमें हम चाहते हैं कि बीच में एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड हो जाए, लाइन का स्पेस आ जाए, हम नेक्स्ट कैरेक्टर नेक्स्ट लाइन से शुरू कर दें, तो उसके लिए हम लाइन ब्रेक्स को ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ BR टैग। अब BR टैग भी एक सिंगल टैग होता है, पेयर में वर्क नहीं करता, ना ही इसका अपना कोई कंटेंट होता है। हमने सिंपली जहां पर BR लिख दिया वहां पर हमारे पास एक लाइन ब्रेक होकर आ जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं मुझे अपने बॉडी टैग के अंदर कोई पैराग्राफ लिखना है और पैराग्राफ में मैं एक पोम लिखना चाहती हूँ, एक कविता लिखना चाहती हूँ इंग्लिश की। अब बहुत ही सिंपल सी किसी कविता के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हम सब ने बचपन में देखी होगी। स्टार, देन हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो इस तरीके से पूरी जो पोम है उसको मैंने लिख दिया। इसको कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। अभी क्या है, ये जो पूरी की पूरी चीज़ है, पूरी की पूरी पोएम है, ये मेरी सिंगल लाइन पर आ रही है। पर पोएम्स उस तरीके से काम नहीं करती। जब भी हम पोएम्स को डिस्प्ले कराते हैं या जब भी हम देखते हैं, उनको पढ़ते हैं, वो हमेशा कुछ पैराग्राफ होता है, फिर नेक्स्ट लाइन पर आता है, फिर नेक्स्ट लाइन पर आता है, तो हमेशा वहाँ पर लाइन ब्रेक्स होते हैं। तो उसी तरीके से लाइन ब्रेक ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे एक बार कॉपी करके नीचे की तरफ पेस्ट करते हैं और हम ट्विंकल ट्विंकल एक लाइन पर रखेंगे। उसके बाद हम लाइन ब्रेक ऐड करने के लिए यहाँ इंसर्ट कर देंगे अपने BR टैग को, एंड फिर लिटिल स्टार, फिर दोबारा से BR टैग, हाउ आई वंडर, दोबारा से BR टैग, व्हाट यू आर। इसे कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। तो ये मेरा फर्स्ट तरीका था चीज़ों को लिखने का, और इस तरीके से मैंने सेकेंड टाइम अपनी पोम को थोड़े ज़्यादा रीडेबल तरीके से लिख दिया। तो ये एक बेटर तरीका हुआ। तो BR टैग ने क्या किया, ट्विंकल ट्विंकल लिखने के बाद BR टैग ने क्या किया, सारे के सारे कंट्रोल को, सारे के सारे कंटेंट को अब नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर दिया। तो जहां भी बीच में हमें नेक्स्ट लाइन का ब्रेक चाहिए होता है, वहां हम अपने BR टैग को ऐड कर देते हैं। इसके बाद बात करने वाले हम अपने 3 बेसिक टैग्स की, जिनको हम कहते हैं अपना बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन टैग। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ऐसी चीज़ें हैं जो जब भी हमने कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर या गूगल डॉक्स यूज़ किया होगा तो हमें आइडिया होगा कि ये क्या करते हैं। बाकी इनका काम होता है टू हाईलाइट टेक्स्ट इन योर पेज, यानी अगर हमने पेज के ऊपर बहुत सारा टेक्स्ट लिख रखा है तो उसको अलग अलग तरीके से हाईलाइट करने के लिए हम इन तीनों टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। बोल्ड टैग के लिए हम लिखते हैं B, और बोल्ड कहने का मतलब है कि जो हमारा टेक्स्ट होगा अब वो थोड़ा सा डार्कर शेड में प्रिंट होगा। चीज़ों को इटैलिक बनाने के लिए हम लिखते हैं I, तो जो होगा वो थोड़ा सा स्लांटेड वे में डिस्प्ले होकर मुझे मेरा टेक्स्ट कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। एंड अंडरलाइन के लिए जो भी मेरा टेक्स्ट होगा उसके नीचे अब एक अंडरलाइन आ जाएगी। तो अंडरलाइन के लिए हम U टैग यूज़ करते हैं, इटैलिक के लिए I टैग, बोल्ड के लिए B टैग। इन तीनों को एक बार यूज़ करके देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाया था, तो इस पैराग्राफ के अंदर हम चाहते हैं ये जो मेरी फर्स्ट लाइन थी, इस फर्स्ट लाइन के अंदर सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो बोल्ड हो जाए। तो बोल्ड करने के लिए मैं यूज़ कर सकती हूँ अपने B टैग का। B मेरा पेयर में टैग होता है और B के बीच में हम जो भी टेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे ट्विंकल ट्विंकल, ये दोनों वर्ड उठाए और B टैग के बीच में मैंने इंसर्ट कर दिए। इसे कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। तो क्या हुआ, ट्विंकल ट्विंकल एज कंपेयर टू बाकी टेक्स्ट थोड़ा सा बोल्डर हो जाएगा, थोड़ा सा डार्कर हो जाएगा शेड में। यहीं पर अगर ये सेकंड लाइन है जिसको हम इटैलिक में यानी थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं B टैग। ये नोट करना है BR टैग और B टैग में डिफरेंस होता है। B और BR से कंफ्यूज नहीं होना। B का मतलब होता है बोल्ड, BR का मतलब होता है ब्रेकिंग द लाइन। लाइन ब्रेक की शॉर्ट फॉर्म ब्रेकिंग या लॉन्ग फॉर्म ब्रेकिंग द लाइन। तो ये मेरा एक और, यहाँ पर B की जगह मुझे इटैलिक बनाना है तो इसे I टैग कर देते हैं, सेव, रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, थोड़ा सा जूम इन करते हैं, ये थोड़ा सा टेढ़ा होकर टेक्स्ट डिस्प्ले दिखाई दे रहा है। ये टेक्स्ट जबकि कंप्लीटली सीधा है वर्टिकली, और ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। तो ये मेरा इटैलिक फॉर्म में टेक्स्ट रिप्रेजेंट हो रहा है। एंड तीसरी लाइन को अगर मुझे अंडरलाइन करना है तो हम लिख सकते हैं अपना U टैग। U टैग के अंदर ये तीसरी लाइन का टेक्स्ट उठाकर कट एंड पेस्ट, सेव, रिफ्रेश। तो ये तीसरी लाइन पर
टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ गया। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से हम अपने टेक्स्ट को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। कोई हेडिंग है जिसको मुझे बोल्ड में करना है, या कोई हेडिंग है जिसको हम अंडरलाइन करके दिखाना चाहते हैं, तो उस तरीके की जो स्टाइलिंग है वो हम अपने पेज के कंटेंट के ऊपर ऐड कर सकते हैं यूजिंग आवर 3 टैग्स।